हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद स्टडी। मेरा नाम है मयंक शर्मा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा कैसे गठित हुई, कौन कौन से सदस्य कहाँ से चुने गए, कैसे सदस्यों का चुनाव हुआ, क्या क्या उन्होंने कार्य किया, कैसे उन्होंने संविधान का निर्माण किया। ये हमारा पॉलिटी सीरीज का 4th लेक्चर है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने पॉलिटी के ओवरऑल व्यू को कवर किया है और देखा है कि किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए हम पूरी पॉलिटी को कवर करेंगे। उसी क्रम में हमने एक पॉइंट डिस्कस कर लिया है, संवैधानिक विकास। आज का हमारा पॉइंट है संविधान सभा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहली बात यह है कि संविधान सभा की मांग करने वाले फर्स्ट व्यक्ति कौन थे। हमारे भारत के अंदर संविधान सभा की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने सन 1922 में संविधान सभा की मांग की थी। चलिए, ये तो हो गया हमारी तरफ से। फिर देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले कब स्वीकार किया कि हाँ, हम सब भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण करेंगे। तो देखते हैं, वो है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव ये था अगस्त 1940 के अंदर, ठीक है, अगस्त 1940 के अंदर। लेकिन हमने इससे अस्वीकार कर दिया था। क्यों हमने इसे अस्वीकार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कारण ये था कि इसमें मुख्यतया भारतीय होंगे। इसका मतलब इसमें भारतीयों के अलावा काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे ही काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो भारतीय न होकर अंग्रेज होंगे। तो हमने इसे अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत संविधान का मांग करने वाले, संविधान सभा की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे महात्मा गांधी, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव यह आया था अगस्त 1940 के अंदर। इसे हमने अस्वीकार कर दिया था। और अस्वीकार करने का कारण क्या था? कारण था इसमें मुख्यतया भारतीय होंगे, ठीक है। इसके बाद देखो, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका है, तो दबाव में है अंग्रेज लोग जो हैं ये दबाव में हैं। तो हम इन पे प्रेशर बनाते हैं कि यदि आप हमारे लिए संविधान सभा का निर्माण करेंगे तो भारत युद्ध में शामिल होगा, ठीक है। इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। यह आता है 1942 के अंदर। इसे भी हमने अस्वीकार कर दिया था। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि अंग्रेजों ने कहा कि युद्ध के पश्चात संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। उस टाइम पे हमारे जितने भी दल थे उन्होंने सभी ने इसे अस्वीकार कर दिया था। कारण ये था कि युद्ध के पश्चात संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। हमने कहा युद्ध के दौरान क्यों नहीं? सीधी सीधी बात है ना कि क्या पता युद्ध के बाद में आप युद्ध में विजयी हो जाएं और इस बात को अस्वीकार कर दें और इसे टालमटोल कर दें कि नहीं। इसलिए हमने कहा कि युद्ध के दौरान क्यों नहीं, ठीक है। तो इसे अस्वीकार कर दिया था। कहा जाता, और आपने सुना ही होगा कि इसके बारे में तो महात्मा गांधी ने यह तक कह दिया था कि ये एक ऐसे बैंक का चेक है जो दिवालिया बैंक का चेक है, मतलब पोस्ट डेटेड चेक जिसकी तिथि जा चुकी है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि फिर किस एक्ट या फिर किस मिशन या फिर किस घोषणा के तहत हमारे संविधान सभा का निर्माण हुआ? तो उसका नाम है क्रिप्स मिशन, ठीक है। क्रिप्स मिशन आया था हमारे 1946 के अंदर। इसके अंदर हमारे 3 सदस्य थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि इसके अध्यक्ष थे। फिर आता है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि क्रिप्स मिशन आया था वो वाले स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। तो इनका कार्य क्या था? इनका कार्य था कि शांतिपूर्ण तरीके से भारतीयों को जो भी सत्ता है वो सौंप दें और संविधान सभा का निर्माण करें। संविधान सभा किस लिए? संविधान का निर्माण करने के लिए, ठीक है। तो इसके तहत क्या होता है? इसके तहत संविधान सभा का निर्माण होता है। और अब देखते हैं कि कैसे कितने उसमें संविधान सभा के अंदर सदस्य होंगे, कहाँ से लिए जाएंगे, कहाँ से उनका चुनाव होगा, ठीक है। देखते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा। टोटल 389 इसके अंदर सदस्य होते हैं, ठीक है, 389। और कहाँ से चुने जाते हैं? वो चुने जाते हैं 292। तो देखो हमारे ब्रिटिश प्रांतों से मतलब जहाँ
अंग्रेजों ने सीधा रूल किया है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा था ना। काफ़ी जगह तो ऐसी थी कि अंग्रेजों के और जनता के बीच में राजा भी हुआ करते थे, तो वह अंग्रेजों का सीधा रूल नहीं था। जहाँ जहाँ सीधा रूल था वहाँ से 292 सदस्य चुने जाएंगे। और उसके बाद में आता है 93 देशी रियासतों से। देशी रियासतों से मीन कि जहाँ राजा शासन करते थे बीच में, ठीक है। और 4 हो जाते हैं कमिश्नरी क्षेत्र। कमिश्नरी क्षेत्र से मतलब आज जैसे अपन देखते हैं कि यूनियन टेरिटरी, जो भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसे ही उस टाइम पे उनके केंद्र शासित प्रदेश, उन्हें कमिश्नरी क्षेत्र बोला जाता था, ठीक है। तो देखते हैं कि वहाँ से कौन कौन से सदस्य या फिर कौन कौन से, अब देख लेते हैं कि कौन कौन से वो 4 ये जो अभी हमने नोट किया ना कि 4 कमिश्नरी क्षेत्र, तो देखते हैं कि 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे। तो पहला अजमेर मेरुवाड़ा, जो भी हमारा राजस्थान के अंदर अजमेर है। एक है दिल्ली, एक है कुर्ग, कुर्ग जो कि आज कर्नाटक के अंदर स्थित है, ठीक है। फिर एक बलूचिस्तान जो कि आज के पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि इनका चुनाव कब हुआ, कैसे हुआ और कौन कौन में जीत के आया। तो देखते हैं कि जुलाई 1946 के अंदर इनका चुनाव हो जाता है 296 पदों के लिए, क्योंकि थे ना राजा महाराज क्या थे, राजा महाराजा से जो भी आएंगे ना 93 वो मनोनीत आएंगे, वो अपने हिसाब से भेजेंगे राजा महाराजा की किसको भेजना है किसको नहीं भेजना। और जो 292 ब्रिटिश जहाँ सीधे रूल करते थे वहाँ से चुनाव होंगे, और जो 4 उनके कमिश्नरी क्षेत्र थे ये तो होंगे चुनाव, इनके तो होंगे इलेक्शन, ठीक है। और ये होंगे मनोनीत, ठीक है। तो अब देखते हैं कि चुनाव कितने होंगे 296 के लिए। अब इनमें देखेंगे कि कौन कौन जीत के आता है, ठीक है। देखते हैं 296 में से 208 तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन्होंने विजय प्राप्त की। 73 में मुस्लिम लीग ने विजय प्राप्त की। और 15 थे अन्य के अंदर बहुत छोटी छोटी पार्टियां भी थी जिनके एक एक सदस्य भी थे, लेकिन वो कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो उन सभी का अपने को याद करना भी नहीं है और एग्जाम में कभी ऐसे क्वेश्चन आता भी नहीं है। आता है जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है वो सभी हम कवर करेंगे, ठीक है। और हिंदू महासभा याद रखना, हिंदू महासभा ये जो पार्टी थी इसको एक भी सीट नहीं मिली थी, एक भी सीट नहीं मिली थी हिंदू महासभा को, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब जीता कौन है, सबसे ज़्यादा सीट किसकी आई है, सबसे ज़्यादा सीट आई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो होगा क्या, नियमों के हिसाब से भाई कांग्रेस को ही, अब एक्चुअली होता क्या है, सत्ता हस्तांतरण से मतलब है कि सत्ता का हस्तांतरण भी करना है और संविधान सभा का निर्माण भी करना है। तो जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर देगी तब तक शासन कौन चलाएगा। तो इसके लिए अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। और अंतरिम सरकार का गठन करेगा कौन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो 208 सदस्य इसी के तो जीत के आए हैं। तो लॉर्ड वेवेल ने यहाँ पर नेहरू जी को इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का निमंत्रण भेज देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि मुस्लिम लीग कट जाएगी, क्योंकि मुस्लिम लीग शुरू से ही पाकिस्तान की मांग करती है, तो वो उनका ये मानना था। अब नियम के हिसाब से क्या होता है कि सबसे ज़्यादा कौन जीत के आया, बहुमत कांग्रेस को ही मिलना चाहिए और मिलता भी है मौका, निमंत्रण जो अभी अंतरिम सरकार के लिए। लेकिन मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार करती है और इसके बहिष्कार तो करती है और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाती है। इसके अंदर इतिहास में या कभी गूगल करना, बहुत ही क्रूर था ये, ठीक है। अब फिर देखते हैं ये जो डेट है ना, जो मैंने डेट नोट की है वो ही डेट इंपॉर्टेंट है, वही एग्जाम्स में पूछी जाती है। एक एक पॉइंट जो हमने कवर किया वो सभी एग्जाम में या तो पूछा जा चुका है या पूछे जाने की प्रबल संभावना है, ठीक है। चलिए देखते हैं 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन कर देते हैं नेहरू जी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कर ही देते हैं, ये हमने कवर कर ही लिए। उन घोषणा की थी एक्चुअली 24 अगस्त को, क्या वो घोषणा करते हैं और 2 सितंबर को वो गठन कर देते हैं। इसके अंदर मुस्लिम लीग के भी काफ़ी
सदस्य ऐसे थे जिनको मंत्री परिषद मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ था। वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इम्पोर्टेंट है कब, जो आज़ाद भारत की 1947 के बाद में जो पहला मंत्रिमंडल होता है वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखते हैं कि संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका निर्वाचन हो चुका है। अब संविधान सभा की स्थापना हो चुकी है, तो संविधान सभा का कार्य कैसे कैसे आगे बढ़ता है। तो देखो, प्रथम बैठक, ये एक्चुअली यहाँ पे अगस्त 1946 गलत है, ये ठीक से मिसप्रिंट हो रखा है। तो इसमें देखेंगे कि 9 दिसंबर ये फर्स्ट अपनी जो बैठक होती है संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को होती है। ठीक है, तो ये आप करेक्ट कर लेना, ये मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो देखते हैं अब इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर जो भी पॉइंट है, इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था, वो गए नहीं थे। ठीक है, और इस टाइम पे इस बैठक के अंदर कितने सदस्य थे, 207। इस बैठक के अंदर 207 सदस्यों ने ही भाग लिया था। टोटल कितने थे, 389। तो 389 होने चाहिए थे, हो रहे हैं 207। इनके प्रमुख कारण क्या है, अगर इनके प्रमुख कारण देखे जाए तो पहला कारण तो ये है कि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था, तो सीधे 73 तो वो कम हो गए। ठीक है, और इसका एक प्रमुख कारण है कि जो 93 अपने राजा महाराजाओं की तरफ से मनोनीत आने थे ना, वो नहीं आ पाए। कारण, क्योंकि ये बात चल रही है दिसंबर 1946 की। ठीक है, अब दिसंबर 1946 के अंदर क्या है कि जो भी राजा महाराजा थे उन्होंने अभी तक तो कंफर्म ही नहीं किया था कि हमें पाकिस्तान में जाना है या हमें भारत के अंदर विलय होना है। ठीक है, और होना है तो किसको भेजेंगे अपन, ये भी तो है ना प्रमुख पॉइंट। तो ठीक है, ये सब हो जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फिर नेक्स्ट है कि 207 सदस्य इसमें भाग लेते हैं, और संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब कार्यवाही प्रारंभ नहीं हो पाती है तो अस्थायी सदस्य बना देते हैं। अब किसको बनाते हैं अस्थायी सदस्य, तो देखते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो ये सबसे बुजुर्ग थे, इसी कारण से इनको अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अब इस दिन कोई कार्यवाही नहीं होती है, सभी मिलकर सोचते हैं कि एक्चुअली संविधान जो हम निर्माण कर रहे थे, हम चाहते थे कि सभी की सहमति से निर्माण हो, ऐसे नहीं कि बहुमत के आधार पर निर्माण हो। ठीक है, आगे देखते हैं कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है। तो दूसरी बैठक इसके 2 ही दिन बाद, यह बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर। यह मिसप्रिंट है यहाँ पे, अगस्त 1946, यहाँ पे आप नोट कर लेना 9 दिसंबर 1946। तो दूसरी बैठक संविधान सभा कब होती है, 2 ही दिन के बाद में, 11 दिसंबर 1946। इसके अंदर के जो पॉइंट है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं वो क्या क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो वो एक तो स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। स्थायी उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार, हमारे संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव। ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव, ये हमारे संविधान के सलाहकार थे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं कि अगली बैठक कब होगी। अब अगली बैठक इसके 2 ही दिन बाद, 9 दिसंबर को पहली, 11 दिसंबर को दूसरी और 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हो जाती है। अब इसके अंदर जो हमारे पॉइंट हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या क्या है, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक तो पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव से मतलब है कि किन किन बातों को सेंटर में रखते हुए हम संविधान का निर्माण करेंगे, कैसे हमारी राज व्यवस्था होगी। तो एक्चुअली अगर ऐसा कहा जाए उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में, एक बहुत ही क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि आज की जो हमारी प्रस्तावना है, प्रेम्बल, उसका आधार क्या है, उसका आधार उसका आधार यही है, हमारा उद्देश्य प्रस्ताव है। ठीक है, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके अंदर ये पेश तो कर दिया गया लेकिन पास नहीं होता है। पास कब होगा, पास हो गए 22 जनवरी 1947 को, ये पास हो जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो बैठक तो बहुत होती है लेकिन जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो सभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है 29 अगस्त 1947। इस दिन प्रारूप समिति का गठन किया गया। अब प्रारूप समिति का गठन किया गया किसके अध्यक्षता में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में।
एक्चुअली प्रारूप समिति से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, सदस्य कितने थे इसमें? 7। अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। ठीक है। अब प्रारूप समिति का काम क्या था? प्रारूप समिति का काम ये नहीं था कि प्रारूप तैयार करना। एक्चुअली जो प्रारूप BN राव, जो भी अभी हमने देखा कि संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, उनके द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था, उन पे विचार विमर्श करना इसका काम था। ठीक है, देखते हैं आगे। प्रारूप समिति का कार्य ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, प्रारूप समिति संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करती है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट कब पेश करती है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी को पेश करती है 1948 को। ठीक है, अब इसकी रिपोर्ट पेश हो गई तो इसके बाद में अब इसी के आधार पर संविधान सभा के अंदर 3 वाचन होंगे। वो कब कब होंगे देखते हैं। पहला होगा 4 से 9 नवंबर 1948, दूसरा होगा 15 नवंबर से 17 अक्टूबर, तीसरा होगा 14 नवंबर से 26 नवंबर तक। अब क्या होता है, 26 नवंबर को हमारा संविधान पूर्ण तरीके से एकदम तैयार हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम इसे लागू नहीं करते हैं। हम इसे लागू करते हैं क्या? हम इसे आंशिक रूप से लागू करते हैं, और आंशिक रूप से हम ओनली 15 अनुच्छेदों को, ओनली 15 अनुच्छेदों को इस दिन लागू करते हैं। क्यों करते हैं ये हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस दिन 284 सदस्य उपस्थित। एक्चुअली संविधान जो हमारा है होता क्या है, अब देखो क्या हुआ था। संविधान सभा में सदस्य कितने थे? 389। लेकिन जैसे जैसे अगस्त 1947 आ जाता है, और अगस्त 1947 आने से क्या होता है हमारे, अगस्त 1947 आने से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना, पाकिस्तान का निर्माण हो जाता है। तो पाकिस्तान का निर्माण होने से क्या होता है कि हमारी जो संविधान सभा की जो सदस्य थे वो घटकर अब कितने रह जाएंगे? वो घटकर अब रह जाएंगे कितने? 299। ये बात आप याद रखना। अब संविधान सभा में कितने सदस्य हैं? 299। तो भारतीय संविधान सभा जो निर्माण हुआ था उसमें संविधान सभा के कितने सदस्य थे? 299। लेकिन साइन कितने करते हैं? 284। ठीक है, कई सदस्य ऐसे थे जिन्होंने साइन नहीं किया था। ठीक है, इसमें ऐसे भी कई लोग ऐसे थे जो संविधान सभा के अंदर अभी भी जो मुस्लिम लीग से थे। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं आपको बताना ही होगी कौन कौन मुस्लिम लीग से थे, तो जो एग्जाम्पल बता सकता हूँ, जैसे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, जो कि प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य थे उनके अंदर सदस्य भी थे, तो उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल निभाया है संविधान के निर्माण में। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि 299 थे, तो अब 284 ने हस्ताक्षर कर दिया। अब हमारा संविधान बन के तैयार हो जाता है। लेकिन हम 26 नवंबर को इसको लागू नहीं करते हैं। कारण देखो, रीज़न ये है कि जब हमारा देश गुलाम था, हम संघर्ष कर रहे थे आज़ादी के लिए, तो जो 1929 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो ये INC इंडियन नेशनल कांग्रेस है, एक अधिवेशन होता है, और कहा जाता है कि आने वाले साल के अंदर जो 26 जनवरी आएगी उसके अंदर हम इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, प्रतीक के रूप में मनाएंगे। तो 1930 के अंदर 26 जनवरी से 1947 तक, जब तक हमें आज़ादी नहीं मिली, हमने इसे ही प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आए थे। ठीक है, तो इस बात की, अब इससे क्या, काफ़ी लोगों की स्वतंत्रता सेनानी जो भी थे सभी की भावनाएं जुड़ी हुई थी। इस कारण से हमने कहा, संविधान सभा ने जो निर्णय लिया कि संविधान जो लागू करेंगे वो 26 जनवरी को लागू करेंगे। ठीक है, तो इस कारण से अब कई लोगों को ये बात पता नहीं है, लेकिन ये पता होनी चाहिए अपने संविधान के बारे में कि उसी दिन क्यों लागू हुआ, क्योंकि तैयार तो हो गया था 26 नवंबर को ही। ठीक है, देखते हैं आगे। अब कौन कौन से अनुच्छेद इस दिन लागू कर दिए गए थे, तो देख लेते हैं। एक तो जो नागरिकता, ये जो 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 380, 88, 91, 92, 93 और
एक्चुअली ये 15 अनुच्छेद है, लेकिन 16वां अनुच्छेद भी लागू हुआ था। 16वां अनुच्छेद कौन सा था वो देखते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16वां अनुच्छेद था अपना 394। अब इसके अंदर क्या कहा है, इस 394 अनुच्छेद के अंदर यही कहा गया है, इसके अंदर यही बात कही गई है कि जो 16 है अनुच्छेद, ये जो 15 अनुच्छेद है ये आज लागू किए जाएंगे। बाकी का जो भी संविधान है वो कब लागू किया जाएगा, वो किया जाएगा 26 जनवरी 1950 के अंदर। ठीक है, तो अगर इस 394 अनुच्छेद को मिला ले तो 16 अनुच्छेद हो जाते हैं, और वैसे 15 अनुच्छेद। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आ जाती है 24 जनवरी 1950। 26 जनवरी को लागू होना है, उससे 2 दिन पहले संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, अंतिम बैठक। अब याद रखना कि संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए, अधिवेशन या बैठक एक ही बात, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो होते हैं 12। अब कई आपको गाइड्स में 11 भी मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअली अगर इस डेट को हम नोट कर लें तो 12 हो जाती है। 11 हो चुके थे और 24 जनवरी को भी माने तो 12। ठीक है, 12 बैठ के होती है। ठीक है, ये आप नोट कर लेना, नोट किया हुआ नहीं है। ठीक है, फिर देखते हैं कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन्हीं को ही प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। एक्चुअली बात याद रखना, चुनाव हो रहा है, ये कोई मनोनीत नहीं हो रहा है, ये चुनाव हो रहा है इनका। अब ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ। अब संविधान सभा के बारे में कई लोगों ने कोई स्टेटमेंट दी है कि ये तो हिंदुओं की संस्था है, ये एक जाति की संस्था है। ठीक है, इन सभी पॉइंट को जो ये वन लाइनर जो किसी ने स्टेटमेंट दिए हैं इनके बारे में, या फिर भीमराव अम्बेडकर के बारे में काफ़ी अच्छे लोगों ने स्टेटमेंट दिए हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे। कब हमारा भारतीय तिरंगा अपनाया गया, कब हमारे राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया। तो यदि आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर जो नहीं देखा है तो उनमें जाके देखो, उसमें हमने पॉलिटी के ओवरऑल व्यू को कवर किया और देखा किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं पूरी पॉलिटी को कवर करेंगे। ऐसे नहीं कि हम एक सिस्टम से चलेंगे पूरी पॉलिटी को कवर करने के लिए कि कब क्या डिस्कस करना है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था संवैधानिक विकास, उसके बाद में आज हमने संविधान सभा का डिस्कस कर लिया है। बाद में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो वन लाइनर, उनमें समझाने के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन एग्जाम में सीधे वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वो है टारगेट विद स्टडी। ठीक है, उसका नाम भी हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, टारगेट विद स्टडी पूरा नाम है। एक्चुअली मैं शॉर्ट में नोट कर रहा हूँ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, टेक केयर।